हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बस ध्यान से समझ लेना। कुछ एक 5-7 पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ लिख देंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसा कुछ कठिन है ही नहीं। तो इसके बाद फिर हम कुछ 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेना, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपका चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व। इसको हम BH कर्व भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो हमने वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ पे एक वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें बताया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी। ये सारे टर्म का मतलब अगर आपको पता है तो फिर हिस्टैरिसीस कर्व में कुछ नहीं है। हिस्टैरिसीस कर्व बेसिकली क्या है, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल है। समझ गए ना। जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे, और उसके लिए हम B और H के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो एक साइकिल के फॉर्म में मिलेगा हमें, उसी को हम हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। तो कुछ भी नया टॉपिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए अपना और मेरे साथ आ जाइए। हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व, इसका नाम है BH कर्व या कहीं कहीं IH कर्व भी लिखा होगा। हिस्टैरिसीस कर्व या BH कर्व या IH कर्व। देखिए, हमें पता है कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं, पहले हम समझ लें कि क्या है। जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं तो बेसिकली होता क्या, उसको हमने कहा सोलेनोइड के अंदर रख देंगे, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख देंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बेसिकली क्या है, करंट कैरिंग रीजन है। अब हमें पता ही है, अब किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो करेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने का मतलब है उसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो रहे हैं, मतलब सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है। समझ गए ना। तो यहाँ पर 2 टर्म ध्यान रखने हैं कि सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो कहाँ रखना है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, मतलब करंट कैरिंग रीजन में। करंट बढ़ाने का मतलब है कि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं। करंट घटाने का मतलब है कि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड घटा रहे हैं। ध्यान रखना। फिर जब सब्सटेंस को रख दिया तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस, जिसको हम कहेंगे B। मतलब B क्या है, जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइज डेवलप हुआ, और H क्या है, जिसकी वजह से हुआ। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। या IH है तो I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, और H का मतलब जिसकी वजह से मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब 2 ही तो चीजें ध्यान रखनी है। सब्सटेंस को, वापस सुनिए, सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो कहाँ रखना है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड घटाएंगे, सब्सटेंस का मैग्नेटिक इंडक्शन घटेगा। यही तो है, और क्या। तो बस इनका ही वेरिएशन है, इनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। हमें ये देखना है कि सब्सटेंस कैसे डीमैग्नेटाइज होता है, कैसे मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हमें पढ़ना, और कुछ नहीं है बेसिकली। हिस्टैरिसीस का बेसिक मतलब है लैगिंग। तो लैगिंग वर्ड तब समझ में आएगा जब हम लूप पढ़ेंगे, कि जब हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करते हैं तो H और B साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं चलते। मतलब H को हम घटाएंगे तो B घटेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली नहीं घटेगा। मतलब H का मान हम 0 कर देंगे तो B 0 नहीं होगा, मतलब लैगिंग, मतलब पीछे रहेगा B। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। तो चलिए पहले कर्व बनाते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं। मतलब हिस्टैरिसीस का मतलब है लैगिंग। वर्ड hysteresis means
लैगिंग, इतना दिमाग में भर लो, लैगिंग मतलब पीछे। देखिए पहले ग्राफ बना देता हूं। H और B, दिमाग में क्या रखना है? H का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसमें सब्सटेंस को रखा है मैग्नेटाइज होने के लिए, और B का मतलब जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो B है। सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो वो B है। सब्सटेंस के अंदर जो बढ़ रहा है वो B है, जिसकी वजह से बढ़ रहा है वो H है। H का मतलब करंट कैरिंग रीजन, हम करंट बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा, ऐसे दिमाग में भर लो। इस तरह से कुछ ग्राफ आपको बनाना है। वो पॉइंट दे दो, A B C D E F, ऐसे करते हैं। चलिए ये एक ग्राफ बना लो, पत्ती जैसा है, काफी अच्छा लग रहा है बनने के बाद। तो देखिए पहले हम ग्राफ को समझा दें, उसके बाद पॉइंट बनेंगे। ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। ऐसे जाने का मतलब जैसे जैसे हम h बढ़ा रहे हैं, जैसे देखो हम आगे जा रहे हैं ना, ये h बढ़ रहा है ना, तो वैसे वैसे ये देखो b बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ। तो h का मान बढ़ाएंगे मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे, मतलब करंट बढ़ाएंगे, तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जाने के बाद एकदम ऐसे करके मुड़ गया, मतलब h के पैरेलल हो गया। मतलब अगर यहाँ के आगे की बात करें तो ग्राफ शायद ऐसा जाता, अगर हम आगे बढ़ाते, क्योंकि तो ग्राफ ऐसे पैरेलल हो गया। मतलब h की वैल्यू अगर और बढ़ाएं तो b नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस को जितना मैग्नेटाइज होना था वो हो गया। अब आप h और बढ़ाओ, भाई डोमेन्स जितने अलाइंड हो रहे थे हो गए अलाइंड। अब आप और अगर बढ़ाते रहोगे तो फिर क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? डोमेन्स आर अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब सारे डोमेन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो अलाइंड हो गए तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक सेचुरेशन। जैसे मान लो आप घर में खाना खा रहे हैं, 2 पूड़ी खा ली, 4 खा ली, 6 खा ली, जब पेट भर जाएगा, ऐसा तो नहीं जब तक पूड़ी बनती रहेगी तुम खाते रहोगे। आप कभी संतृप्त भी तो होंगे, सेचुरेट भी तो होंगे, पेट भी तो भरेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर हो गई। पहले h का मान बढ़ा रहे थे, h की वैल्यू इंक्रीज कर रहे तो b इंक्रीज हो रहा था। होते होते कंडीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ के आगे अगर हम h और बढ़ाएं तो फिर b नहीं बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे मुड़ गया। ऐसे होने का मतलब ये बाई कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ए स्टेज है इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सेचुरेशन। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, बीएच कर्व का मतलब है वी प्लॉट अ ग्राफ between B and H for ferromagnetic substance, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है ना। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन B and H for ferromagnetic substance for a complete cycle of मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो हमें क्या मिल रहा है? एक लूप मिल रहा है। देन रिजल्टिंग लूप इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस लूप। तो ये पूरा लूप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का साइकिल है। तो इसी साइकिल को या लूप को हमने क्या नाम दे दिया? हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस वर्ड इसीलिए आया कि वो H और B के बीच में लैगिंग है। वो क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां तक आता है। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि अगर हम H को इंक्रीज करें तो B इंक्रीज हो रहा है, मतलब सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ H,
when all the domains are aligned along the direction of magnetic field, that is when substance is completely magnetized, then if we further increase H, then B does not increase. B नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक सेचुरेशन, तो उस स्टेज को कहते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर फ्रॉम कर्व. अब हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं. एज H इंक्रीजेज, जैसे जैसे H बढ़ाएंगे दैट इज करंट इंक्रीजेज. और क्लियर कर दूंगा आपको एकदम. H बढ़ने का मतलब है कि आप करंट बढ़ा रहे हैं. H का मतलब ही करंट कैरिंग रीजन. H बढ़ाने का मतलब आप करंट बढ़ा रहे हैं. then magnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल. देखो बहुत क्लियर कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस. टोटल थ्योरी का टॉपिक है, इजीएस्ट लैंग्वेज हम आपको दे रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल आल्सो इंक्रीजेज. फिर हमने क्या बताया, बढ़ रहा है. बढ़ते बढ़ते क्या है, जब H की एक सर्टेन वैल्यू पे सारे डोमेन्स अलाइंड हो गए, फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, व्हेन ऑल द डोमेन्स aligned along the direction of magnetic field, then जब सारे डोमेन्स अलाइंड हो गए तो H की वैल्यू बढ़ाने पर भी B की वैल्यू बढ़ती नहीं है. देन फर्दर increase in H, further increase in H does not H की वैल्यू अगर हम और बढ़ाएं, कहां से, जहां से सारे डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं, तो फर्दर इंक्रीज इन H does not increases the वैल्यू ऑफ B. B नहीं बढ़ता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेचुरेशन. तो ये जो स्टेज है ना, ये इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक सेचुरेशन. मैग्नेटिक सेचुरेशन लिख लेना. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, दिस स्टेज इज called as magnetic saturation. मतलब सब्सटेंस कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया है. अब हम इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे. तो ये नोट कर लो, हटाना पड़ेगा भाई. चलिए फटाफट नोट कीजिए. हटा दूं भाई. लिखने में भाई दिमाग खराब होता हुआ. ये लिखे कौन रामायण इतनी लंबी चौड़ी. अब देखो पहले समझिए. अब हम H को घटाएंगे, पीछे आएंगे ऐसे करके, तो B घटेगा. लेकिन H की वैल्यू देखो यहाँ पर आते 0 होगी. B तो 0 नहीं हुआ. देखो आप H को धीरे धीरे कम करो तो B कम हो रहा है. थोड़ा ग्राफ नीचे से ले लो ऐसे करके थोड़ा सा. अरे यार मजा नहीं आया.
चलिए आप समझ जाना। अब H को हम घटा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो B भी नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा ना, लेकिन H की वैल्यू 0 होने पर B तो 0 नहीं हुआ, कर्व जो है ना रिट्रेस नहीं हो रहा है। मतलब जैसे रास्ते पे गए थे अगर उसी रास्ते पे वापस आते, इसका मतलब हम कह पाते हैं जब H 0 हो गया तो B भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। देखो H को घटा रहे हैं, H तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन B 0 नहीं हुआ। आप तो यहाँ पड़े ना, आपका ग्राफ ये वापस यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आने का मतलब है कि H 0 होने पर B भी 0 हो गया। लेकिन देखो आप तो यहाँ पड़े हो इस पॉइंट पे, H को घटा के 0 कर दो, उस समय B कितना, देखो आप B तो इतना है ना अभी। तो यही लैगिंग है कि जब हम H अब घटाएंगे मतलब करंट को हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन H की वैल्यू 0 होने पर मतलब करंट 0 होने पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन 0 नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लैगिंग बिहाइंड द H, इसीलिए इसको हिस्टैरिसीस नाम दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ H, हमने अभी आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताया H को डिक्रीज करने का मतलब है करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B, आल्सो डिक्रीजेस। H को घटाने पर B घटता है, लेकिन H जब 0 हो जाता तो B 0 नहीं होता है। बट when H reduces to 0, जब हमने H को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो when then B does not becomes 0, B 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कर्व डज नॉट, दैट इज कर्व डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ। यहां से ये चीज क्लियर होगी कि H और B साथ साथ नहीं चल रहे हैं, H को बढ़ाया B बढ़ गया, H को घटा रहे हैं B घट रहा है, लेकिन H 0 होने पर B 0 नहीं हुआ, मतलब जो कर्व है वो अपना पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा है, मतलब B लैगिंग बिहाइंड द H। H तो 0 कर दिया, B तो भी 0 हुआ ही नहीं, तो समझ गए ना। तो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड अभी है, मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कर रहा सब्सटेंस, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, और ये क्या कहलाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बनाने के लायक है। चीजें यहीं से निकल के आएंगी, ध्यान समझिए। जैसे अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा होता कि H बढ़ाया B बढ़ गया, H 0 B 0, तो मतलब क्या हुआ, वो तो बिल्कुल टेम्परेरी मैग्नेट हुआ कि जितनी देर तक करंट थी तब तक मैग्नेटिक फील्ड था, करंट खत्म मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो वो क्या हुआ, टेम्परेरी मैग्नेट। अब आपने यहाँ करंट 0 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, मतलब सब्सटेंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि H की वैल्यू 0 होने पर भी B 0 नहीं हो रहा, सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। अगर हाई रिटेंटिविटी है सब्सटेंस की, मतलब दैट सब्सटेंस इज एबल टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कर्व रिट्रेस नहीं हो रहा है, दैट इज कर्व डज नॉट देयर। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैंने बताया जब H की वैल्यू 0 हुई तो B 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस या लेफ्ट इनसाइड द सब्सटेंस, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट इनसाइड द सब्सटेंस after H equal to 0
is called as residual magnetism, बचा हुआ मैग्नेटिज्म, and this property of substance, is known as रिटेंटिविटी. क्या बोलेंगे इसको हम? रिटेंटिविटी बोलेंगे. रिटेंटिविटी या रिमेनेंस. रिटेंटिविटी टर्म याद कर लो. रिटेंटिविटी का मतलब हो रिटेंटिविटी. साफ साफ रिटेंटिविटी या रिमेनेंस भी कह सकते हैं, जो बचा हुआ है. तो रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड या करंट को हम जीरो कर देते हैं, फिर भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रहता है, अंदर बचा रहता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी. तो चलिए अब आगे चलिए. अब यहाँ तक आ गए. अब H की वैल्यू जीरो होगी, इसमें B यहाँ है. अब H को हम निगेटिव में बढ़ा रहे हैं. निगेटिव में बढ़ाने का मतलब हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, क्योंकि हमें मैग्नेटाइजेशन के बाद डीमैग्नेटाइजेशन कंप्लीट करना. मैंने कहा ना पूरी साइकिल है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइज. तो अभी सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ. यहाँ पे लाओ, पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जीरो करो. यहाँ जीरो होगा इस नेगेटिव एच पे. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट. इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड further reduced, that is increases in negative direction, that is increases in negative direction. नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, दैट इज रिवर्स करंट इंक्रीजेज. डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड फर्दर रिड्यूस, दैट इज इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन. अब इधर बढ़ा रहे हैं. देन मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीजेज. देन रेजिडुअल जो बचा हुआ है, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बी आल्सो डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो एट certain negative मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इसके बाद अलग लिखना पड़ेगा, ये फिर रफ करना पड़ेगा. हमने लास्ट पॉइंट पे क्या बताया? हमने कह दिया कि जब H जीरो हो गया तो B जीरो नहीं हुआ. अब H को और घटाएं तो जीरो से ज़्यादा घटाने का मतलब क्या? निगेटिव डायरेक्शन बढ़ाएंगे हम. तो जैसे हम H को निगेटिव डायरेक्शन बढ़ाने लगे तो B की वैल्यू है ना ये तो घटने लगी. घटते घटते यहाँ पर जीरो हो गई. इस नेगेटिव H की, ये नेगेटिव वैल्यू है H की माइनस H, यहाँ से यहाँ तक इतनी सी नेगेटिव H करने पर B का मान जो था बचा हुआ जो था रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वो कितना हुआ? जीरो हो गया. तो इस नेगेटिव H को कहते हैं कोएरिसिव फील्ड और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कोएरिसिविटी. तो आगे पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको, मैं रफ कर रहा हूँ इसको. चलिए बता दें आप. ये तो काफी लिखना पड़ा, मुझे लगा कम लिखना पड़ेगा, लेकिन बिना लिखे तो काम ही नहीं चल रहा है.
चलिए अगला पॉइंट, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H एट विच रेजिडुअल magnetic field B becomes 0 is called as coercive field. COERICIVE, coercive field. And this property of the substance is called as coercivity. क्या कहते हैं? Property. And this property of the substance, कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें H की वैल्यू निगेटिव करने पर that value of H at which residual magnetic field becomes 0 is called as coercivity. तो ये टर्म पूछे जाते हैं कि रिटेंटिविटी क्या है, कोरिसिविटी क्या है, मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या है, तो ये सारे टर्म जो है ना पूछे जाते हैं। तो आप कहाँ तक आ गए? आपने सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया, राइट, फिर आपने डीमैग्नेटाइज कर दिया, यहाँ तक आ गए। अब आगे भी तो कहानी है, तो लूप पूरा है ना। अब बड़े आराम से दिख रहा है हमें कि अगर हम वापस H और बढ़ाएंगे तो देखिए मैं कहाँ पे था। हमने सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया, ये मैग्नेटिक सैचुरेशन था, वापस सुनिए। फिर हम जब डीमैग्नेटाइज कर रहे थे तो हमने H 0 कर दिया, B 0 नहीं हुआ। इस बचे हुए B को भी 0 करना था तो H को हमने नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ाया, यहाँ पर 0 हो गया, इसको हमने कह दिया था रिटेंटिविटी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब H को और अगर वापस पीछे बढ़ाए, यहाँ से पीछे, तो सब्सटेंस वापस मैग्नेटाइज होने लगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगा, और फिर ये मैग्नेटिक सैचुरेशन आ गई। फिर H को डिक्रीज करें तो ये फिर वापस डीमैग्नेटाइज होगा, तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन में साइकिल वापस रिपीट होने लगेगी। जो काम पॉजिटिव डायरेक्शन में था वही काम नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे अपने यहाँ के बाद अगर हम H और बढ़ाएं तो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो गया था, अब सब्सटेंस नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर ये सैचुरेशन आ जाएगी, फिर H घटाएंगे, फिर ये घटने लगा, फिर वही मतलब वो साइकिल वापस रिपीट होने लगेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, कोरिसिविटी के बाद यहाँ तक हमने समझा दिया था। इसके बाद एज रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज, ये और बढ़ाएंगे तो क्या होने लगा? द मैग्नेटिक मटेरियल अगेन बिकम सैचुरेटेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये वापस सैचुरेट हो गया यहाँ पर आके, ये वाला सैचुरेशन है, अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, फिर पीछे जाने लगा ऐसे करके। फिर H को रिड्यूस किया तो ये फिर घटने लगा, मतलब वही साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में रिपीट होने लगी है, ठीक है ना। लास्ट बात बिल्कुल इसमें, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, ये जो लूप का एरिया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइज। ये लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? देखो आपको पता है कि जब आप सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे थे, मतलब करंट बढ़ा रहे थे, तो करंट फ्लो कर रहे थे ना, उसमें करंट फ्लो करोगे सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी आपने करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो किया, तब वो डीमैग्नेटाइज हुआ, मतलब कोर में करंट तो फ्लो करना पड़ा आपको। तो करंट फ्लो करोगे तो कोर क्या होगा? गर्म होगा, तो गर्म होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो वही एनर्जी जो लॉस कहलाती है उसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। एरिया enclosed by the loop represents the loss of energy during a cycle of magnetization and demagnetization. This loss of energy is called as hysteresis loss. This loss of energy is called as hysteresis loss. Hysteresis loss. इसका फार्मूला भी है, चलिए मैं बता देता हूं। हिस्टेरेसिस लॉस निकालने का फार्मूला हिस्टेरेसिस लॉस निकालने का फार्मूला VAN
V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, A का मतलब है एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप और N का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब करंट को आप पॉजिटिव भी ले रहे हो और निगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द लूप और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द हिस्टैरिसीस लॉस व्हेन VAN। अच्छा साफ दिख रहा है, हमने अभी क्या बताया कि जो एरिया है वो हिस्टैरिसीस लॉस को बता रहा है, बरोबर है ना। मतलब हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब चौड़ा लूप होगा तो उसमें हीट लॉस भी ज्यादा होगा, पतला लूप होगा तो हीट लॉस कम होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट। सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट, भाई हमें पता है जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता है वो हार्ड मैग्नेट्स होते हैं या उनके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। सुन लिए ध्यान से, जिनको मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता है उनके क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाई कोरिसिविटी। और भाई कोरिसिविटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करना उतना ही मुश्किल है। कोरिसिविटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब करंट को आप पीछे लेते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो नेगेटिव H जितना ज्यादा होगा, मतलब ये चीज उतनी ज्यादा होगी, मतलब लूप आपका चौड़ा हो जाएगा ना, दिख रहा है ना। लूप चौड़ा होने का मतलब है उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आपको करना पड़ रहा है। और इसी तरह से इधर भी चौड़ा होगा, क्यों, मैग्नेटाइज भी मुश्किल से हो रहा है ना, वो आसानी से ना मैग्नेटाइज होता है और ना डीमैग्नेटाइज होता है। एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो फिर डीमैग्नेटाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे सब्सटेंस के क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। इसका एग्जांपल है स्टील। हम दो लूप बना रहे हैं, एक मिनट देखो, अगर हम बात करें ये एक हिस्टैरिसीस लूप है BH, ये फॉर स्टील है, स्टील के लिए। और एक अगर हम सॉफ्ट आयरन का बनाएं, ये है फॉर सॉफ्ट आयरन। इसमें दिख रहा है हाई रिटेंटिविटी और फॉर स्टील यहां पर दिख रहा है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरिसिविटी। हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरिसिविटी मतलब वे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी हाई होती है, कोरिसिविटी हाई होती है, उनके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ स्टील। और सॉफ्ट आयरन क्या बनाए जाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। ये ग्राफ बता रहा है कि इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, थोड़ी सी करंट फ्लो की मैग्नेटाइज, थोड़ी सी करंट रिवर्स की डीमैग्नेटाइज। तो ये सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप है, इसके बनाए जाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर है या इलेक्ट्रिक बेल की कोर है, वो सब किसके बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम होता है, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस या हीट लॉस कम से कम होता है। किस केस में, सॉफ्ट आयरन का कोर है। तो सॉफ्ट आयरन का कोर इजीली मैग्नेटाइज होता है और इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। तो वहां पर जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो कम से कम होता है, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया मिनिमम होता है। इसलिए जो है ना ट्रांसफार्मर की कोर, इलेक्ट्रिक बेल की कोर या जहां पर भी हम कोर बनाते हैं जनरली किसका बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन का, टू मिनिमाइज हिस्टैरिसीस लॉस। और ये स्टील का हिस्टैरिसीस कर्व है, एरिया ऑफ लूप बहुत ज्यादा है, मतलब साफ दिख रहा है। इसको ना तो मैग्नेटाइज करना आसान, और एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो डीमैग्नेटाइज करना भी आसान नहीं है। मतलब इनकी सब्सटेंसेस की, स्टील जो सब्सटेंस है
स्टील है, एल्लिको जितने भी होते हैं ना, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, ये एलॉय जो होते हैं ना, इनके सबके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी हाई कोरेसिविटी होती है और हाई रिटेंटिविटी होती है। इनको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। और इसमें क्या होता है, जितनी देर तक करंट है, मैग्नेटाइजेशन है, करंट को विड्रॉ कर लिया, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गया, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो गया। तो इजीली मैग्नेटाइज, इजीली डीमैग्नेटाइज, थोड़ी सी करंट फ्लो की, मैग्नेटाइज, करंट विड्रॉ, डीमैग्नेटाइज। तो यहाँ पर लूप का एरिया कम होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है सॉफ्ट आयरन के कोर के केस में, और स्टील वाले में हीट लॉस ज्यादा होता है। तो ये क्राइटेरिया होता है टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाने का, ठीक है ना। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब इसमें से बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस, छोटे मोटे का मतलब जैसे आपको ससेप्टिबिलिटी पता है, रिलेटिव परमेबिलिटी पता है, तो इनके छोटे मोटे ग्राफ पूछ दिए जाते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। तो आपको जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको पता चल गया, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी। हिस्टेरेसिस कर्व है, उसका जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लॉस रिप्रेजेंट करता है, मोर एरिया मोर एनर्जी लॉस। तो मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं इनके। तो काफ़ी आसान था हिस्टेरेसिस लूप। बच्चे यूँ घबराते थे ये क्या लूप है, लूप में कुछ नहीं। हिस्टेरेसिस लूप का मतलब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की एक साइकिल है, उसको लूप के फॉर्म में ही मिलती है। वो साइकिल मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, और करना क्या है, उसी को तो हमने बार बार बताया 4-5 पॉइंट बना के आपके सामने कि कैसे सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है और कैसे डीमैग्नेटाइज होता है। तो बड़ा आसान है। तो इस चैप्टर में जो 3 चीज़ें हैं वो मेन हैं। जो स्टार्टिंग का सेक्शन था, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग का सेक्शन था वो तो था सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही डेरिवेशन यहाँ मैग्नेटिक में है। चाहे डायपोल मूवमेंट की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था, वहाँ एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, यहाँ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, सारे फार्मूले वही थे। तो वो तो सिमिलर है, न्यूमेरिकल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनते थे वैसे मैग्नेटिज्म थे। फिर आपने नया क्या पढ़ा, एक अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा, वहाँ पर 2-3 टर्म थे, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, डाई, पैरा और फेरो, इनमें कोई फार्मूला है नहीं, क्यूरी लॉ और क्यूरी वीज लॉ है। तो 2 छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो इन पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कई बार, 1 मिनट, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, T1 टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टिबिलिटी Xi1 है और T2 टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी Xi2, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो सही क्या होगा, Xi1 T1 = Xi2 T2, या Xi1 = Xi2, या Xi1/T1 = Xi2/T2, ऐसे करके क्वेश्चन बना देते हैं। अब बच्चा तो कंफ्यूज जाता है, अरे अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है क्या। T1 पे Xi1 है, T2 पे Xi2, आप रिलेशन में टिक करके आ गए, ये सही है। जब टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती तो जो Xi1 होगा वही Xi2 का, चाहे टेम्परेचर T1 हो चाहे T2, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, Xi रिमेंस कांस्टेंट। तो सही ऑप्शन क्या है, Xi1 = Xi2। तो जो मैं कह रहा था ना क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पूरा ज़्यादा इसमें वीडियो लेक्चर भी नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर था। तो आप एक बार, अगर अभी भी आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो सारी वीडियो लेक्चर्स देख लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम थ्योरी लिखने की कोशिश की है। आज भी हिस्टेरेसिस लूप में मेरा मन नहीं था लिखने का, मैंने कहा ऐसे ही वक्त देता हूँ, लूप बना के समझा देता हूँ। ये मैग्नेटाइज हो गया, सेचुरेशन हो गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी, कोएर्सिव फील्ड, कोएर्सिविटी, खत्म। 3 तो टर्म है, लेकिन फिर भी मैंने 2 पेज लिखे इसमें भी। तो लिखे इसीलिए ताकि आप नोट करें और उनको याद करें, तभी आपका फायदा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन भले ही छोटा हो, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके तो क्वेश्चन ही इतने छोटे आते हैं कि उनको तो बिल्कुल थॉरली हर चीज पढ़नी है। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। नीट और जेई मेंस के पेपर बहुत सरल आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, तो वहां पर आप कतई रिस्क नहीं ले सकते कि ये चीज हम छोड़ लें या ये पकड़ लें। छोड़ लिया, वहीं से छोटा सा क्वेश्चन बन गया, तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुम्हें कुछ नहीं आएगा।
एडवांस में तो फिर भी लगता है, लेकिन एडवांस में लगता क्या, एडवांस में ये लगता कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा वो तो होता ही नहीं है ना। बड़ा राजी हो जाते हैं जब बोलता हूँ ना कि नीट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एडवांस में यहाँ से नहीं आएगा, तो एडवांस वाले कहते हैं हमें नहीं। अरे एडवांस में तो जहाँ से भी आएगा वो तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी। तो समस्या तो यही है ना कि ऐसा नहीं किसी के लिए कोई भी चीज़ आसान है, किसी के लिए कोई भी चीज़ टफ है, नहीं, नेवर। तो आप पढ़ाई करते रहें, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखते रहें। मैंने कहा ना मैं सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ और पूरा 12th का सिलेबस, RBSC, CBSC, जहाँ पर नीट की प्रॉब्लम बनती बताता हूँ, मेंस की बताता हूँ। तो आप पूरा देखो ना, कॉम्बो पैक मिल रहा है आपको। और आप अगर नोट नहीं करोगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये कोई कथा नहीं है मुरारी बापू की जो आपने सुन ली और ठीक है याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं याद हुई तो भी अच्छी बात। आपको एग्ज़ाम देना, आपको यहाँ से लिखना भी पड़ेगा। इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब भी वीडियो लेक्चर शुरू करता हूँ तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और लिखा करिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब आप लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।